हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप सब जानना चाहते थे उनकी रिपोर्ट क्या है। तो हमें हॉस्पिटल से फ़ोन आया था और हम हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, ओपीडी में बैठे थे एंड ही वाज वेरी वरीड। और उस टाइम पे ना ये बहुत ज़्यादा नर्वस थे, इनके हाथ बहुत ठंडे हो गए थे, तो इसीलिए मैं इस तरह से हाथ पकड़ के बैठी हुई थी। ये आई थिंक 19 तारीख का दिन था। चलिए मैं इस क्लिप के बाद आपको बैठ के सारी बात बताती हूँ और दिल की बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है। हेलो एवरीवन, मुझे पता है आप सब लोग अपडेट का वेट कर रहे हो और सबको लग रहा है दीदी क्यों अपडेट नहीं बता रही है। मैं एक्चुअली व्लॉगिंग मैं कर ही नहीं पा रही हूँ जब से ये सब हुआ है। मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ा थोड़ा शूट भी करने की ट्राई करती हूँ। जैसे कि उस दिन मैं किचन में काम कर रही थी और मैंने शूट किया था 18 नवंबर को, लेकिन मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती क्योंकि मेरे घर का माहौल सिर्फ मुझे ही पता है। मेरे घर का माहौल क्या हो रखा था, हमारा एक एक पल भारी था, एक एक रात 100 रातों की तरह थी। और अभी भी ज़िंदगी का संघर्ष ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप मेरे कहने से पहले समझ गए होंगे कि चीज़ें हमारे लिए अभी भी आसान नहीं हुई हैं। लेकिन फिर भी मेरा अडिग विश्वास है और मुझे मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है कि वो सब कुछ पहले जैसे ठीक कर देंगे, सब कुछ अच्छा कर देंगे। लेकिन चूंकि आप लोग मुझसे कनेक्टेड हैं और आप मेरी फैमिली हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको एक एक बात से अवगत कराना, आपको सारी चीज़ें बताना कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मुझे आजकल डेट्स वगैरह भी बहुत पता नहीं रहती हैं। 23 नवंबर है जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और देखिए, सबसे पहले मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी आपसे कि जो भी मैं बताने जा रही हूँ वो मतलब मुझे भी पता है कि थिंग्स आर बिट सीरियस एट माई एंड एंड मैंने जीवन में कभी इतना डर, इतना क्या बोलते हैं, परेशानी, इतनी एंजाइटी, इतना स्लीपलेस नाइट्स, मैंने ये सब कभी फील नहीं किया। मतलब अब से पहले कोविड हुआ था उनको, उससे पहले भी 21 में वो बीमार हुए थे और यही सेम प्रॉब्लम हुई थी, तब भी मैं इतना नहीं टूटी थी। लेकिन इस बार मैं बहुत टूटी। शायद हम अकेले हो गए इसलिए ज़्यादा टूट रही हूँ। जब तक मम्मी थी एक हिम्मत सी थी, मतलब होता है ना, एक बड़ा कोई होता है तो थोड़ा हिम्मत होता है, लेकिन वो भी चले गए। वो 17 को चले गए। उस दिन के बाद मैंने अपने आप से, अपने फियर से, अपने अंदर जो मेरे एक इंसान है उससे मैंने बहुत लड़ाई की है। जब भी अंदर का इंसान मेरा कमज़ोर पड़ा, मैंने उस पर हावी होने की कोशिश की कि नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी और विवेक को संभालने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं तेरी हिम्मत पे खड़ा हूँ। मैं आपको आगे भी सारी चीज़ें बताऊंगी। फिलहाल मैं सूरत जाके आई हूँ और मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ गया था और मैं गई थी रिपोर्ट दिखाने के लिए। और रिपोर्ट आ गई थी 18 या 19, मैं डेट मेरे को कुछ आजकल ठीक से याद नहीं रहता, लेकिन 18 या 19 को रिपोर्ट आ गई थी और हम गए थे डॉक्टर के वहाँ पे। और तब से कितने दिन हो गए, देखिए 19 से 20, 21, 22, 23, आज चौथे दिन मैंने कैमरा ऑन करा है, क्योंकि मैं कर ही नहीं पा रही थी। क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि इंसान के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है बार बार। इस चीज़ में ये चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट है, मतलब आप सामना करते जाओ और अगला जो स्टेप है जहाँ पे आपको डरना है, फिर से लड़ना है, फिर से स्ट्रगल करना है खुद से, और आंख में आंसू, दिल में तकलीफ लेते हुए भी आपको हंसना है आपके हस्बैंड के सामने, पेशेंट के सामने, उस इंसान के सामने जो एक्चुअल वॉरियर है, उससे लड़ रहा है, फाइटर है, और उसको हमें वो फील ही नहीं होने देना है कि भाई ये कोई टेंशन वाली चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और एक ख्याल जो मुझे डे 1 से आ रहा है, मेरे साथ ही क्यों, मतलब वाई ऑलवेज विद मी, यू नो। मतलब मेरा डाइवोर्स हुआ, मेरी पहली शादी टूटी, इतने तक जीवन में नॉर्मल बात तो नहीं हो सकती। मतलब शादी टूट गई, बच्ची चली गई, यहाँ पे आई तो एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरी सास का, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी एक बेटी थी ऑलरेडी। बट ठीक है,
चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, आगे बढ़ी, और फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आए, और फिर फाइनेंशियल क्राइसिस में से जब मैंने देखा मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं उठ के खड़ी हो जाऊँ, कुछ करूँ जीवन में, तो मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई की। मैंने आपको कभी नहीं बताया यूट्यूब से पहले मैंने क्या ट्राई किया। तो यूट्यूब से पहले मैंने सबसे पहले कपड़े का बिजनेस ट्राई किया था, शादी के बाद, विवेक से, जब विवेक से शादी हो गई थी ना, उसके बाद मैंने ट्राई किया था फोटोग्राफी, और फोटोग्राफी में मैं बहुत अच्छा कर रही थी, काफ़ी अच्छा कर रही थी। आई वॉज डूइंग रियली गुड। बट अगेन वहाँ पे वही प्रॉब्लम आई कि मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मेरी सास जो है वो मुंबई रहती थी और वो ज़्यादा रेडी नहीं होती थी आने के लिए, और बच्चे छोटे छोटे थे। जो सच बात है वही बोलूँगी, मैं कोई उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो ट्रुथ है वो यही है। क्योंकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि दीदी आपने फोटोग्राफी फिर क्यों छोड़ दी। तो फोटोग्राफी मैंने छोड़ दी क्योंकि मेरी सास ने मुझे उस टाइम सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि बच्चे रातों रातों अकेले रहते थे। फोटोग्राफी का बिजनेस ऐसा है कि उसमें रातों रातों बाहर रहना पड़ता था। तो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई फाइनली, एंड आई लेफ्ट दैट। और फिर मैं कुछ साल घर पे रही, मतलब 18 में शायद दिसंबर तक या 19 में मैंने छोड़ दी थी फोटोग्राफी। तो 18 से ही मैंने चैनल शुरू कर दिया था। पता नहीं मुझे कहाँ से मोटिवेशन मिली, मुझे भी याद नहीं है। मैं बस यूट्यूब देखा करती थी, बहुत सारे वीडियोस देखती थी, और अचानक से एक दिन किसी ब्लॉगर को देखा और मुझे लगा यार और कुछ नहीं मैं कर सकती तो एटलीस्ट ब्लॉगिंग तो शुरू कर सकती हूँ, क्योंकि वो तो डेली रूटीन है, मतलब सिर्फ कैमरा ऑन करना है। पहले ईजी लगता था, जब मैंने करना शुरू किया तो टफ लगा, और बहुत टफ है, इतना ईजी भी नहीं है, और ईजी भी है इतना टफ भी नहीं है। अगर इंसान में जज्बा हो तो वो क्या ही नहीं कर सकता। तो मैंने वो शुरू किया तो मेहनत करते गई, पीछे मुड़ के नहीं देखा। स्ट्रगल बहुत था। 1 साल तक मैंने वीडियोस डाले एवरी सिंगल डे, 20 मिनट्स 25 मिनट का पर व्लॉग, और बिना किसी उम्मीद के कि मुझे 1 रुपया भी मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं मिलता था। विवेक मुझे कई बार कहते भी थे कि क्या बेवकूफ़ी करती रहती है। सपोर्ट नहीं किया था स्टार्टिंग में विवेक ने, बच्चों ने भी नहीं किया था। कई बार तो बच्चे भी गुस्सा कर जाते थे कि क्या कैमरा ऑन करती रहती हो बार बार। बड़ा तिरस्कार झेला है मैंने स्टार्टिंग में, फ्रेंड्स भी कुछ अजीब सी नज़रों से दिखते थे। लेकिन 19 में 18 के एंडिंग में मेरे वीडियोस वायरल हुए। अक्टूबर में, नवरात्रि का टाइम था, 18 के मार्च में मैंने चैनल शुरू किया था, और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और चैनल सक्सेसफुल होने के बाद भी मैं मेहनत करते गई, और फिर मैंने अपने परिवार को ऊपर लाई, मैं मेहनत करके फाइनेंशियल जो क्राइसिस थे विवेक के जीवन में वो सब दूर की। और लाइफ का ये स्ट्रगल यहीं ख़त्म नहीं हुआ। मुझे लगा था यहाँ सब कुछ अच्छा हो गया है, मतलब मैंने आई मेड एवरीथिंग राइट, आई मेड एवरीथिंग करेक्ट। मैंने जो भी परेशानियाँ थी अपने हस्बैंड की और लाइफ की वो सब सॉर्ट आउट कर ली है, मुझे ऐसा लगा। सो इतनी सब टफ सिचुएशंस लाइक डाइवोर्स, मेरी बेटी का जाना, यही कम नहीं था मेरे लिए। नए माहौल में आना, नए लोगों से मिलना, यहाँ तिरस्कार झेलना, क्योंकि मैं एक बच्ची को लेके आई थी। और उसके बाद में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो उनमें से बाहर निकालना पूरे परिवार को। और फिर जब सब कुछ सेट हो गया, लाइफ बहुत अच्छी सी चल रही है, और आपको लग रहा है हाँ मतलब अब चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं और चीज़ें बेटर हैं और चीज़ें वर्क कर रही हैं, जो आपने मेहनत की उसका फल आपको मिलना शुरू हो रहा है। एंड दैट टाइम यू कम टू नो दैट योर हस्बैंड हैविंग कैंसर, अ डेडली डिजीज। ओके फाइन, उस चीज़ को भी हम लोगों ने डाइजेस्ट किया 2021 में, और हम आगे बढ़े। और भगवान का ग्रेस, भगवान की कृपा और मेरे सब्सक्राइबर्स की दुआएं, जिनकी दुआओं से वो फेज भी निकल गया और वो अच्छे हो गए। 2021 में उनको जनवरी में डायग्नोज हुआ था स्टेज 2 कैंसर, और फरवरी में उनका ऑपरेशन हुआ था, 2 फरवरी को। मैं व्लॉगिंग करती थी, मुझे आप लोगों की दुआएं भी मिली, प्यार भी मिला, और आपकी दुआओं ने दवाओं से ज़्यादा काम किया। एंड फरवरी में ही हमें 10 फरवरी या 11 फरवरी को पता चला कि इट वाज स्टेज 2 कैंसर, क्योंकि पहले उन्होंने ऑपरेट कर दिया था, बाद में बायोप्सी में हमें पता चला था कि वो स्टेज 2 था। एंड कुछ उनके मेजरमेंट्स होते हैं जिससे वो ट्यूमर को मेजर करते हैं, और उन्होंने बोला था कि इसमें कीमो की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी। तो सब चीज़ें ओके होती चली गई। 6 महीने का आराम किया उन्होंने, जो कि उनको उसके बाद कोविड हो गया था, वो भी एक बहुत टफ फेज था मेरे लाइफ का। लेकिन जब कोविड से वो बाहर निकले, अप्रैल में हुआ था उनको, और वो उन्होंने सितंबर तक आराम किया था। सितंबर में पहली बार मैं उनको बाहर लेके गई थी, हम सापुतारा गए थे कोविड के टाइम पे। सो वहाँ से ज़िंदगी फिर से चल पड़ी अपने क्या बोलते हैं फ्लो में, और एक अच्छा फ्लो था, और
सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारी चीज़ें अच्छे से हो रही थी और लग रहा था हाँ थिंग्स आर सॉर्टेड आउट और सब मैंने करेक्ट कर लिया जैसे मैंने जीवन में सोचा था। और तब से अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो देखिए हर एक के जीवन में आती हैं, चाहे वो रिलेशन से संबंधित हो, जैसे कि विवेक की मम्मी नहीं आती थी, दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स थे, लेकिन जिंदगी ऑल राइट थी, सब ठीक चल रहा था। व्यूज कम आ रहे थे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस जिंदगी ठीक चल रही थी। कितना भी इंसान क्यों ना कमा ले, चाहे वो 2 करोड़ कमा ले, 4 करोड़ कमा ले, खाता वो रोटी ही है, खाने को नहीं, मतलब पैसे को नहीं खा सकता, कागज को नहीं खा सकता, कॉइन्स को नहीं खा सकता। कितना भी कमा ले वो बिस्तर पे ही सोता है। ऐसा नहीं है कि वो अगर कोई गद्दा बहुत अच्छी क्वालिटी का है और 1 लाख रुपए का है तो वो 1 लाख रुपए के नहीं 10 लाख रुपए के गद्दे पे नहीं सोएगा एक के ऊपर एक डाल के, वो एक ही गद्दे पे सोएगा। सो आई नो कि रिलेशंस एंड पीपल आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी, लग्जरीज या फिर जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं उससे सबसे ऊपर होते हैं इंसान, रिलेशंस, ये सब चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। लेकिन मेरी किस्मत कुछ इस तरह से रही है कि मुझे अपनों का साथ कम मिला है। मतलब जैसे कि शादी के बाद मैंने बहुत चाहा कि ससुराल वालों का मुझे साथ मिले, लेकिन बहुत नहीं मिला। मुझे अपनों से घिरे रहना अच्छा लगता है, मुझे रिलेशंस में मगन रह के रहना अच्छा लगता है, मुझे घर पे कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरे घर में जब कोई आता है तो मैं कभी भी आज तक आलस नहीं किया मैंने, हमेशा मुझे सबका आना बहुत अच्छा लगता है। जब भी कोई आता है मैं तो लोगों को कहती हूँ, मेरी ननद भी अभी आए थे, उनको आओ, आप आओ, जब टाइम मिले आओ, आपका घर है। मम्मी को भी बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उनकी देवर की बेटी है, उसको स्कूल भेजती हैं और वो जॉब करती है देवरानी, तो मम्मी बोली वो बेटी को स्कूल भेजना रहेगा, चले गए। वेल बस यही बोलना चाहती थी। इतनी लंबी जो स्टोरी मैंने आउट ऑफ द ट्रैक सुना दी, कहने का मतलब यही था कि इतने सब तकलीफों से निकल के अब लाइफ थोड़ी सी सॉर्ट आउट लग रही थी मुझे कुछ सालों से। तो अगेन ये एक बहुत बड़ा तूफान आया मेरी जिंदगी में कि अचानक से कैंसर का रीअक्रेंस, मतलब लगना कि शायद ये कैंसर है। लेकिन हम लोग अभी तक तो श्योर नहीं थे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला भी था कि मुझे उम्मीद है कि रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी, और आप लोगों ने भी दुआएं तो दी थी, मुझे पता है। कमेंट सबके पढ़ रही हूँ, रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं बहुत अभी मेरे में खुद में नहीं हूँ मैं। एंड मैं ऑपरेशन के दिन से, मतलब ऑपरेशन के दिन तक आई वॉज क्वाइट स्टेबल। आपने देखा होगा मैं यहाँ से ऑरेंज टी शर्ट, जीन्स और बहुत अच्छे से गई थी। लेकिन जो वो प्रोसीजर का डे था ना 12 नवंबर, उसने मुझे थोड़ा सा तोड़ दिया, मैं थोड़ी टूट गई। बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस दिन ऐसी जिन्होंने मुझे तोड़ दिया था। मैं उनको ऐसे देख नहीं पा रही थी, मतलब अपने इंसान को कोई तड़पता, दर्द से कराहता, मतलब देखना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप लोग ने भी कभी आपके हस्बैंड बीमार पड़े होंगे, कुछ बुखार भी हुआ होगा, तो आपको उसमें भी तकलीफ हुई होगी। तो वो चीज़ें मैंने बहुत ही मतलब हाई लेवल पे देखी हैं। तो उसके बाद से मैं थोड़ी सी टूट गई थी। लेकिन जब मैं 13 को घर पे आई तो मम्मी थी यहाँ पे, जिस वजह से मैं टूटी नहीं। बहुत ज़्यादा मैंने खुद को थोड़ा सा होल्ड किया हुआ था, क्योंकि वो यहाँ पे थी, चीज़ें थोड़ी सी बेटर लग रही थी, और लोग भी उस वक्त काफ़ी आ रहे थे मिलने के लिए, क्योंकि सबको पता चल रहा था तो लोग आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो गई ना तो एकदम घर खाली खाली लगने लगा, और मैं जानती थी कि मुझे एंजाइटी और मुझे घबराहट होगी, क्योंकि ये चीज़ छोटी नहीं है और रिपोर्ट आने तक तो धक 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 ही लगी रहने वाली है। इसलिए मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप रुक जाओ अभी। और मुझसे ज़्यादा डर तो विवेक को भी लग रहा होगा ना, उनके साथ तो खुद के साथ बीत रहा है। लेकिन वो चले गए। उसके बाद मैं बहुत डिप्रेशन, जिसे मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने डिप्रेशन फेस किया है। 17 से लेके आज 23 तारीख है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये 7 दिन मैं टोटल डिप्रेशन में थी। और डिप्रेशन इतना कि मतलब अगर मैं बैठी हूँ तो मैं बस बैठी हूँ, मुझे कोई बुला रहा है तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, या मुझे सुनाई दे रहा है तो मैं जवाब नहीं दे रही। और प्रिशा और अभी मुझे देख के डर गए थे, मतलब डर रहे थे इतने दिनों से। और प्रिशा बार बार मुझे पूछती है, मम्मी क्या हुआ, आके मम्मी क्या हुआ, एंड आई वॉज नॉट एबल टू रिप्लाई। मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। एक दिन तो मैं टेरेस पे जा रही थी, पता नहीं क्यों, मैं कभी टेरेस पे जाती नहीं हूँ, मैं दोपहर को 3-4 बजे टेरेस पे जा रही थी।
बहुत क्वेश्चन दिमाग में आ रहे थे क्योंकि मैंने सुना है, मतलब मुझे पता है विवेक इज़ ऑल राइट नाउ, उनका अंदर का जो भी था वो सब खत्म हो चुका है, उनको पूरा जला दिया है, वो जो छोटे छोटे 2 ट्यूमर्स थे जो भी थे। तो लेकिन फिर भी डर तो लगता है क्योंकि ये सेकंड टाइम है और अब ज़िंदगी भर मुझे डर लगा रहेगा और बहुत केयर करनी होगी। और एक डर रहता है, आप समझ सकते होंगे सभी मैरिड वुमेन्स। तो एनीवेज लेट्स कम टू द पॉइंट। हम लोग गए थे रिपोर्ट लेने के लिए 3-4 दिन पहले, हाँ 19, तो 5 दिन पहले, 20, 21, 22, 23, 5 दिन पहले। तो ये 5 दिन मैं कंडीशन में नहीं थी वीडियो बनाने के, मैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ ट्रैक चली गई थी लाइफ से। तो हम जब वहाँ पहुँचे हमें थोड़ा वेट करना पड़ा, कॉन्स्टेंट भगवान का नाम ले रहे थे। एंड जब हम डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने मुझे देखते ही, मतलब विवेक को देखते ही बोला कीमो तो लेना पड़ेगा। वो मोमेंट वी वर लाइक हमारे पास जैसे किसी ने हमारी ज़बान खींच ली हो ना, सिर्फ आंखों की शक्ति रह गई हो देखने की। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे एंड ही वॉज हैविंग टीयर्स इन हिज आईज, मतलब विवेक की आंख में आंसू थे, मेरी भी आंख में आंसू थे, बट हम लोग कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि डॉक्टर सामने बैठा था और कई सारे डॉक्टर्स थे एक साथ। दे सेड कि रिपोर्ट इज पॉजिटिव एंड इट वाज ट्यूमर ओनली, बट ये बैड न्यूज़ थी और ये डाइजेस्ट करनी ईजी नहीं थी हमारे लिए। इट वॉज नॉट ईजी टू डाइजेस्ट ये न्यूज़। सो हम लोग उस वक्त, डॉक्टर कह रहा था, बस यहाँ से आवाज़ जा रही थी लेकिन कुछ हम ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमसे वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था। हमने सोचा था नेगेटिव आएगी रिपोर्ट। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, कभी डॉक्टर को देख रहे थे। डॉक्टर सेड कि ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, डोंट वरी। अंदर से जो भी था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है एंड टच वुड ही इज़ लकी कि स्टार्टिंग में ही पता चल गया, मतलब छोटू सा था, 2 थे ट्यूमर्स और पता चल गया। सो वो पूरे बर्न आउट हो चुके हैं और 3 सेंटीमीटर्स के एरिया में वो थे, तो हमने 10 सेंटीमीटर का एरिया बर्न किया है। लेकिन चूंकि इन सेल्स का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि थोड़ा भी रह जाए ब्लड में या कहाँ तो फिर से रिअकर हो सकता है किसी भी इंसान को। सो कीमो तो लेनी पड़ेगी, ये उनका पहला सेंटेंस था जिसने हमें वहीं पे तोड़ दिया। लेकिन फिर भी बात तो करनी थी। सो मैंने कांस्टेंट क्वेश्चन मैं कर रही थी उनसे, थोड़ी देर तो बोल नहीं पाई। फिर मैंने हिम्मत रख के उनसे पूछा कितने कीमो सेशंस होंगे। ही सेड मे बी 8 एंड ये आपको यहाँ कराने की ज़रूरत नहीं है, सूरत तक आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है सूरत। तो बोले आप अपनी सिटी में करा लो और सिटी में करा लो और वहाँ के ऑन्कोलॉजिस्ट को मिल लो। मेरे अकॉर्डिंग तो 8 कीमो होंगे। सो बस ये है, मतलब रिपोर्ट्स आर पॉजिटिव। तो जब हम लोग वहाँ से निकले, दोनों के चेहरों पे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क थे। हम एक दूसरे से ही नज़र नहीं मिला पा रहे थे और इतना ज़बरदस्त वाला स्ट्रेस लेवल था कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा था जैसे, मतलब क्या है पता है, डॉक्टर ने कहा था ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, तो एक तरह से देखा जाए तो रिलैक्सेशन तो थी कि ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। और ये भी पता है मुझे कि कीमो क्या होता है। जो बचे कुचे थोड़े भी सेल बॉडी में कहीं रह गए उनको मारने के लिए, वो कैंसर सेल को मारने के लिए कीमो दिया जाता है जिससे कि आगे प्रिवेंशन रहे। सो डॉक्टर ने मुझे साफ बोला कि इज़ आउट ऑफ डेंजर, लेकिन प्रिवेंशन तो लेना है, प्रिकॉशन तो लेना है, प्रिवेंशन के लिए कीमो देना है ताकि आगे ना हो, दोबारा से ना हो जाए फिर से। सो ये सारी बात तो मुझे पता थी, लेकिन दिल है क्या करें। विवेक ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि मुझे कीमो आ गया, लिफ्ट से ही रोने लगे थे वो। और मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि क्या हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है और मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी मेरे हस्बैंड को ऐसे देखना। क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ मैंने सुना है कीमो में क्या होता है क्या नहीं, ये चीज़ें डिस्टर्बिंग होती हैं, रिएक्शंस होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत सुनी है। बट फिर भी मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप डरो मत, क्योंकि जो कीमो इनको दिया जाने वाला है उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा नहीं है। हम लोग गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठ के सबसे पहला फ़ोन मैंने इनकी मम्मी को लगाया और आई एम सॉरी कि मैंने उनको ऐसा बोला गुस्से में, बट बोला मैंने बस इतना ही बोला, मम्मी मैंने आपको बोला था ना मत जाओ,
क्योंकि विवेक जिस तरह से रो रहे थे ना, मतलब मुझे पता था रिपोर्ट अगर कुछ भी गड़बड़ाई तो ये पहले टूटेंगे, और उस टाइम पे उनका होना बहुत ज़रूरी था। मैंने उन्हें बोला आपको पता था ना, कहा था ना मैंने मत जाओ। बोली क्या हुआ? मैंने कहा वही हुआ जिसका डर था। एंड उसके बाद मैंने इनको फ़ोन पकड़ा दिया था। इनसे बात की इन्होंने थोड़ा रोए ये फ़ोन पे, थोड़ा इन्होंने गुस्सा किया उन पे कि तू क्यों गई, थोड़ा रुकना था तुझे। एंड फिर हम लोग घर आ गए रोते रोते। सेकंड कॉल मैंने मेरे घर पे किया मम्मी को, उन्होंने हिम्मत दी। वो बेचारे आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि मम्मी बहुत कमज़ोर हो गई हैं और पापा के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते वो उनको लेके, और उन दोनों को इतनी दूर से मैं अकेले आने के लिए नहीं छोड़ सकती। इस वक्त विवेक की मम्मी को आना चाहिए क्योंकि वो बहुत करीब हैं, 3 आवर्स की दूरी पे हैं। और मैं मानती हूँ वहाँ प्रॉब्लम है कि भाई देवर की बेटी को स्कूल भेजना होता है, 1st स्टैंडर्ड में है वो, और मेरी देरानी जॉब करने जाती है। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है और ये सिचुएशन ज़्यादा सीरियस है। इस वक्त उनको यहाँ होना चाहिए कुछ भी मैनेजमेंट करके, क्योंकि जो मेरी देरानी है उसके मम्मी पापा भी वहीं रहते हैं उनके घर के पास ही, तो कुछ भी मैनेज हो सकता है, मतलब क्योंकि सिचुएशन कंपैरेटिवली यहाँ ज़्यादा क्रिटिकल और सीरियस है। और मैं चाहती हूँ विवेक इसमें से बहुत जल्दी रिकवर करें, और जिसके लिए उनका इंगेज रहना बहुत ज़रूरी है कि वो किसी के साथ इंगेज रहें। मैं चाह के भी इतना इंगेज नहीं रह पाती हूँ क्योंकि बहुत जिम्मेदारियाँ हैं मेरे सिर पे। मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ बैठूँ, इसलिए व्लॉग्स भी नहीं डाल रही, मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर रही ठीक से, कुछ नहीं कर रही। इंस्टाग्राम पे से गायब हूँ, जिसमें अभी मुझे बैक टू वर्क आना पड़ेगा। कल से मैंने मेरा माइंड मेडअप किया है, कल रात से, कि मुझे बैक टू वर्क आना पड़ेगा। मैं आऊँगी, आना पड़ेगा, बिकॉज देखिए इनकम भी उतनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोल देती हूँ, अभी टॉपिक चला है तो, कि मुझे अब कोलैबोरेशन भी डालने होंगे। मेरा मन नहीं है, लेकिन अभी मैं आपसे बात करने के बाद एक छोटा सा मेरे अमेजन का कोलैबोरेशन है, वो मैं शूट करने जा रही हूँ। मन तो नहीं है, इच्छा नहीं है, दिल नहीं कर रहा, लेकिन करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक का मैंने आपको अपडेट दे दिया है। कल मैं जाऊँगी, चूँकि उन्होंने मुझे परमिशन दी है कि आप नवसारी में निराली कैंसर हॉस्पिटल में ही कीमो करवा लीजिए और देख लीजिए क्या बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट के, कितना ज़रूरी है। सबका अलग अलग रहता है मेजरमेंट, कितने कीमो देंगे वो, 2, 4, 5, 6, 8, एंड वहाँ आप करा लीजिए, आपको कंफर्टेबल रहेगा। और निराली ट्रस्ट वर्दी है, एंड दैट्स ट्रू। निराली बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं इलाज कराने के लिए। तो कल मैं जाने वाली हूँ निराली हॉस्पिटल ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलने, और अब बस 2-3 दिन में लगवाना है उनको कीमो, क्योंकि डॉक्टर का ऐसा कहना है कि लीवर को 10-12 दिन 14 दिन देने होते हैं ये प्रोसीजर के बाद, जिससे वो नॉर्मलाइज हो जाए, मतलब एकदम हील हो जाए, और फिर कीमो करना होता है। तो आप लगा लो 12 को हुआ था तो 24, 25, 26, मतलब 26 के आसपास तो देना ही पड़ेगा कीमो। तो फटाफट से कल मीटिंग करके आती हूँ ऑन्कोलॉजिस्ट से, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है कल का, और फिर मैं आपको फिर से अपडेट देती हूँ कि क्या अपडेट है, कीमोथेरेपी कब करवानी है, कहाँ करवानी है, ऑन्कोलॉजिस्ट ने क्या बोला, सारी चीज़ें आपके साथ अब शेयर करूँगी। सो थिंग्स आर कि मैं अभी यहाँ अकेली हूँ इनके साथ, और मेरे मन में 50 सवाल हैं कीमो को लेके, और मैं चाहती हूँ कि कोई यहाँ मेरे पास हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे रिएक्ट होगा, विवेक को क्या रिएक्शन होगा, नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ कुछ ना हो, नॉर्मल रहे, लेकिन आई डोंट नो, दिस इज़ फर्स्ट टाइम विद मी। तो चाहती हूँ मैं कि कोई आए, और मेरी सास को मैंने रिक्वेस्ट तो किया है आने के लिए, बहुत रिक्वेस्ट किया है। रिक्वेस्ट नहीं, मतलब एक्सेस रिक्वेस्ट में, जैसे एक्सेस रिक्वेस्ट कहते हैं ना, बस ऐसे बैगिंग जिसे कहते हैं, बैगिंग की है मैंने और विवेक ने आने के लिए। अब देखते हैं वो आती हैं कि नहीं, वो आएंगी तो अच्छी बात है, नहीं आएंगी तो फिर मुझे तो करना ही है। तो ये अपडेट्स हैं, और आज नहीं रहूँगी मैं, क्योंकि मैं जिस दिन से मुझे पता चला है 19 से लेके आज 23 नवंबर है, बहुत रो ली हूँ। और सच बोलूँ तो जब हम घर पे आए उसके बाद मेरी एक दोस्त मुझे मिलने घर पे आई थी, उसके गले लग के मैं बहुत रोई थी। और उसके बाद घर का माहौल काफ़ी टेंस रहा है, मतलब 19, 20, 21, 22, 23, ये 3-4 दिन। और हाँ, विवेक 2 दिन ऑर्डर पे भी थे, जिस वजह से हम लोग इन बिटवीन निराली हॉस्पिटल नहीं जा सके, क्योंकि उनका ऑर्डर था और डॉक्टर ने परमिशन दी है कि आप ऑर्डर पे जा सकते हो, इवन कीमो के बाद भी आप जा सकते हो मास्क लगा के। सो अब आगे का अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अभी तक का मैंने आपको बता दिया, रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं, इट वाज ट्यूमर ओनली, ये कैंसर रीअक्रेंस है, यानी कि कैंसर रीअकर हुआ है। और ये कोई ऐसा किसी को दोष नहीं दे सकते अपन कि किस वजह से हुआ है, ये बहुत से पेशेंट्स में होता है। डॉक्टर का कहना है इनको तो 4 साल आराम से निकल गए, क्योंकि 21 में हुआ था और 21 जनवरी में, और ये 25 जनवरी आने वाला है। कुछ लोगों में तो 2 साल में रीअकर हो जाता है।
इसीलिए तो कैंसर पेशेंट्स के कांस्टेंट चेकअप्स चलते हैं। तो इसमें कोई किसी से गलती कुछ नहीं हुई है, ये होता है। और जिनको कोलोन कैंसर रहा होता है उनका सेकेंड चांस लीवर पे ही होता है। सो ऐसा कुछ अलग बात नहीं है, इसलिए किसी को दोष देना या विवेक को दोष देना या किसी को भी बिल्कुल गलत होगा। तो अभी तक की अपडेट आपको दे दी है मैंने। अब मैं कल जाने वाली हूँ निराली हॉस्पिटल और मिलूंगी ऑन्कोलॉजिस्ट से, और फटाफट से कोई डेट हम डिसाइड करेंगे, या तो परसों की या 26 की। फटाफट से उनकी कीमो शुरू करवानी है। देखते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, वो मैं आपको कल के वीडियो में बताती हूँ। चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। और मेरे जो कोलैबोरेशन अब आएंगे उनको प्लीज़ जज मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे काम भी करना है। मुझे अभी इस वक्त तो मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। इनफैक्ट अब मेरे सामने एक परेशानी भी खड़ी हो गई है। मेरे जो भी सेविंग्स थे, फिलहाल के जो सेविंग्स थे, मेरे सब लग गए हैं उधर हॉस्पिटल में, और अभी काफ़ी खर्चे हैं। और देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, क्योंकि कीमो में भी कई तरह की कीमो आती है। एक होती है सिंपल कीमो, एक होती है टारगेटेड कीमो। टारगेटेड कीमो के साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन वो बहुत महंगी होती है। एक सिटिंग आई थिंक 1.5-2 लाख की होती है। सो मेरे सामने अब एक फाइनेंशियल इशू भी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा एक्चुअली जब से ये पॉजिटिव आई है रिपोर्ट, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। मेरा दिमाग कुछ दिनों के लिए स्टक हो गया था। मैं डिप्रेशन जैसे में चली गई थी, और कल से मैं थोड़ी ठीक हुई हूँ। जब से मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि हाँ अब ये है। देखिए, एक्सेप्टेंस में देर लगती है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये चीज़ है, और इसको हमें फेस करना है, इससे लड़ना है, बाहर निकलना है, और जो भी नीडेड होगा वो सब करना है। और फिर मैं कल से मंदिर जाना शुरू की हूँ। तो मुझे कल से थोड़ा सा हीलिंग लग रहा है, कि हीलिंग आ रहा है मेरे मन में, और मेरे अंदर मन में हीलिंग आ रहा है। मैं एक्चुअली बहुत आउट ऑफ द ट्रैक चली गई हूँ लाइफ से। मैं भले विवेक के सारे काम कर रही हूँ, उनके साथ हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर से बात करना, लेकिन मैं और कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ना मैं व्लॉगिंग कर पा रही हूँ। आप इंस्टाग्राम जाके चेक करो, वहाँ पे भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कई सारे कोलैबोरेशन पड़े हुए हैं, मुझसे शूट नहीं हो रहा है। और मैं घर में मैंने जैसे आपको बोला, एक साइड बैठ के मैं ऐसे ही बैठी रहती थी। ये 7 दिन मम्मी के जाने के बाद के टोटल डिप्रेशन में गए हैं, और बच्चे मेरे डर गए थे मुझे देख के। उन लोग को ऐसा लगने लगा था मम्मी को कुछ हो जाएगा। तो ये बात सच है, मैं अजीब सी तो हो गई थी। मेरा दिमाग में कुछ काम नहीं कर रहा था, और मैं बस घंटों एक तरफ ही देखती रहती थी। कुछ ऐसे हो गया था मुझे। तो अभी कल से मुझे लगा, यस्टरडे से मैंने थोड़ा एक्सेप्ट किया, भगवान से प्रेयर्स की, भगवान का नाम लिया, और अब एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने का मैंने फैसला लिया है कि अब मैं आगे बढ़ूंगी। अभी मैं मेरे फाइनेंशियल्स के बारे में भी सोच रही हूँ कि मुझे कैसे करना है, और देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मुझसे क्या हो सकता है, करना तो पड़ेगा, मुझे करना है। एंड कल से मंदिर जाना शुरू किया, तब से थोड़ा बेटर लग रहा है। आज भी जाके आई हूँ, देखिए टीका लगा हुआ है, क्योंकि आज सैटरडे है। तो मैं हनुमान जी के मंदिर गई थी, और वो मेरे इष्ट देव हैं, उनसे प्रेयर्स करके आई हूँ। आपकी प्रेयर्स चाहिए कि बस अब ये ऑन्कोलॉजिस्ट जो भी बताएं अच्छा बताएं, और अगर कीमोथेरेपी आई भी तो बस इस कीमोथेरेपी के बाद विवेक बिल्कुल अच्छे हो जाएं, ऐसा आपका आशीर्वाद चाहिए।